तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रशद मैथ क्लासेस के इस लेक्चर में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग अवकलज के अनुप्रयोग जो ये चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इसके क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट 2024 के सभी सेट में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे हल कराया जाएगा। और अवकलज के अनुप्रयोग में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें क्या क्या सिलेबस आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, ये जो पहला वाला पार्ट है ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी 2024 के हर सेट में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है इसमें। तो इसमें मैं 2-3 क्वेश्चन है, इसको मैं कराऊंगा। फिलहाल ये तीनों आपके सिलेबस में है, उसके पाठ्यक्रम में इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हर सिलेबस के अनुसार जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग देखते चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए, वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्शी की प्रवणता निकालना। कोई भी वक्र है, उस पर कोई भी बिंदु पर जब स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उसकी प्रवणता क्या होता है, इसको पहले समझते हैं। जो इसका पहला पार्ट है, मान लेते हैं एक वक्र y बराबर fx है और उस पर एक बिंदु है x1, y1। तो इस बिंदु पर उसकी प्रवणता क्या होता है, मान लेते हैं इसका ग्राफ, ये मान लेते हैं x अक्ष है और ये y अक्ष है और ये फलन का ग्राफ है y बराबर fx। तो इस पे मैं अगर एक बिंदु ले लूं, यहाँ पर बिंदु का निर्देशांक x1, y1, तो इस बिंदु पर जब हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होती है, ये क्या होता है, प्रवणता x अक्ष के धन दिशा के साथ बनाया गया जो कोण है थीटा मान लेते हैं, तो इसका टेंजेंट tan थीटा, ये इसका प्रवणता कहलाता है। लेकिन यहाँ पर इस वक्र से जब इसका प्रवणता निकालना होगा स्पर्श रेखा का, तो इसका अवकलन किया जाता है। तो y का जब अवकलन करेंगे तो dy/dx निकल के आएगा बराबर f'(x). तो जो अवकलन आएगा उसमें ये बिंदु रख देंगे, क्योंकि इस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालना है। तो बिंदु को जब रख देंगे dy/dx, बिंदु x1, y1 पर जो ये अवकलन आएगा, इसका जो मान आएगा, यही उसको प्रवणता बोलते हैं। और प्रवणता को दूसरी भाषा में ढाल भी कहा जाता है, ढाल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिए, कोई भी वक्र अगर आपको दिया है, वक्र का समीकरण दिया है यानी फलन दिया हुआ है, तो उसके किसी बिंदु पर अगर आपको प्रवणता निकालना है, स्पर्श रेखा का प्रवणता, स्पर्श रेखा का प्रवणता अगर निकालना है तो उस फलन का अवकलन करेंगे, dy/dx निकालेंगे, जो आएगा उसमें उस बिंदु को रख देंगे तो उसका प्रवणता निकल के आ जाएगा, और उसे ढाल भी कहा जाता है। तो इस पे क्वेश्चन जो भी आए हैं इसको मैं एक एक करके बताऊंगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट राशियों में परिवर्तन की दर। तो इस सेट में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें राशियों के परिवर्तन की दर पर कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, फिर भी मैं आपको समझा दूंगा कि राशियों के परिवर्तन की दर क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक आपको एग्जाम्पल मैं इस पर मैं समझा दूंगा आपको। तो चलिए अब एक एक करके इसको देखते हैं और उसके क्वेश्चन 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें। वो 1 नंबर के भी हैं, 2 नंबर के भी हैं, 5 नंबर के और 8 नंबर के क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं इसमें, तो उसको कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न जो 1-1 नंबर के हैं, उसमें का इस टॉपिक पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, सभी सेट का मिलाकर एक क्वेश्चन है, वो दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, इसमें दिया हुआ है, किस बिंदु पर रेखा y बराबर x+1 की ढाल वक्र y² बराबर 4x की ढाल के बराबर होगी। यहाँ पे देखिए प्रश्न में बिंदु पूछा हुआ है कि किस बिंदु पर रेखा y बराबर x+1 की ढाल और दूसरा वक्र है y² = 4x, इसकी ढाल दोनों आपस में बराबर है। तो ढाल का मतलब प्रवणता मैंने बताया, तो इसको पहले अवकलन कर लेते हैं। अवकलन से आपको प्रवणता, जो अवकलन किया जाता है तो वही उस रेखा का ढाल होता है। और जो ये वक्र है इसका भी अवकलन करेंगे तो उसके स्पर्शी का ढाल आ जाएगा। तो इसका अवकलन जब करेंगे तो dy/dx = x के सापेक्ष अवकलन करेंगे 1 आएगा, इसका तो 0 हो जाएगा। इसका अवकलन करेंगे तो 2y dy/dx = ये 4 आएगा। तो dy/dx = 4/2y, इसको काटेंगे तो 2/y। अब यहां से दोनों का ढाल प्रश्न में कह रहा है कि बराबर है, तो दोनों को बराबर रख दीजिए। तो 2/y बराबर 1 रख दो,
2/y बराबर 1, तो यहाँ से y बराबर 2 आ जाएगा। y का मान किसी में, चाहे इसमें रख दीजिए, तो इसी में रख दीजिए y का मान। तो y का मान जो है 2 आया है, तो यहाँ 2 रखेंगे, तो 2 बराबर x प्लस 1, तो x बराबर 1 पक्षांतर कर दो, 2 माइनस 1, तो x बराबर 1 आया। तो बिंदु का निर्देशांक x कामा y आ गया 1,2। 1,2 जो है ये इसका पहला विकल्प आ रहा है सही, पहला विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। एक एक अंक का क्वेश्चन है, उसको भी देखा जाए। तो बच्चों प्रश्न नंबर 2 का क है, वक्र y बराबर दिया है, एक वक्र दिया है y बराबर 2x² माइनस 3 cos x का x बराबर 0 पर प्रवणता ज्ञात कीजिए। x बराबर 0 पर प्रवणता निकालना है। तो मैंने आपको बताया कि इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का ढाल निकालना है, यानी प्रवणता निकालना है। तो आपको बस अवकलन करना है, अवकलन कर देंगे तो dy/dx बराबर 2 दूनी 4x माइनस 3 cos x का अवकलन माइनस sin x बराबर 4x ये प्लस 3 sin x। अब इसमें x बराबर 0 रख करके इसका प्रवणता निकाल सकते हैं, इसलिए x बराबर 0 पर वक्र की प्रवणता, वक्र की जो प्रवणता है m बराबर, यानी इसी में रख देंगे, तो x का मान जैसे यहाँ 0 रखेंगे तो 4 × 0 प्लस 3 sin 0 बराबर 0 प्लस sin 0 का मान 0 होता है तो 0 आ जाएगा। तो इसका प्रवणता क्या आ गया? 0। ठीक है, ये इसका क वाला क्वेश्चन था। 1 नंबर का ये सब क्वेश्चन है। इसके बाद ख देखिए, ख है वक्र दिया है x बराबर t² प्लस 3t माइनस 8 और y बराबर 2t² माइनस 2t माइनस 5 का बिंदु 2, -1 पर dy/dx ज्ञात करना है, dy/dx ज्ञात करना है। तो जो ये वक्र का समीकरण दिया है ये प्राचल रूप में दिया है, प्राचलिक रूप में दिया हुआ है। तो सबसे पहले इन दोनों फलनों का t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो x का अवकलन करेंगे तो dx/dt निकाल लो, तो ये आएगा 2t प्लस 3t का 3 हो जाएगा माइनस 8 का 0। इसका करिए dy/dt, dy/dt 2 दूनी 4t ऋण 2, ये 5 का 0 हो जाएगा। अब इसमें इसका जब भाग दे देंगे तो dy/dt अपान dx/dt, तो यहाँ पे 4t माइनस 2 बटे 2t प्लस 3, तो यहाँ से dt को हटा देंगे तो dy/dx बराबर 4t माइनस 2 बटे 2t प्लस 3। अब हमें t का मान यहाँ पे रखना है, लेकिन t का मान आपको नहीं पता है। यहाँ पे बिंदु x, y दिया है, t नहीं दिया हुआ है। तो जो 2 है x का मान और -1 है y का मान, x और y की जगह रख दीजिए। तो x की जगह जैसे ही 2 रखेंगे तो 2 बराबर t² प्लस 3t माइनस 8, तो 2 इधर ले आएंगे तो t² प्लस 3t, 2 इधर आएगा तो -2 माइनस 8 -10 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है। अगर इस द्विघात समीकरण का गुणनखंड करेंगे इस इधर वाले का तो ये हो जाएगा 3 है, 5 दूनी 10, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, तो 5 और 2 में बटेगा, तो ये गुणनखंड आएगा t प्लस 5 t माइनस 2 बराबर 0। तो अगर t प्लस 5 को 0 रखेंगे तो t बराबर आएगा -5, और t माइनस 2 अगर 0 रखेंगे तो t बराबर आएगा 2। t के 2 मान आ रहे हैं, लेकिन कौन सा लेना है, यहाँ कौन सा रखेंगे? यहाँ पर अभी आपको जो y का मान है उसको यहाँ रखिए, तो -1 बराबर 2t² माइनस 2t माइनस 5, तो -1 इधर आएगा तो 2t² माइनस 2t, -1 इधर आके +1, तो -5 + 1 -4 बराबर 0। 2 से भाग दे दीजिए तो t² माइनस t माइनस 2 बराबर 0।
अब इसका ये भी द्विघात बहुपद है, इसका भी गुणनखंड करेंगे। तो इसका गुणनखंड जब आप लोग करेंगे तो ये आएगा एक कोष्टक में t-2, दूसरे कोष्ट में t+1 बराबर 0। तो यहाँ से t-2 को 0 रखेंगे तो t बराबर 2 आएगा। t+1 अगर 0 रखेंगे तो t बराबर -1। तो ये जो t के मान आए हैं और यहाँ जो आए हैं, देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में t बराबर 2 आया हुआ है। तो यही t बराबर 2 दोनों को संतुष्ट कर रहा है, दोनों समीकरण को t बराबर 2 संतुष्ट कर रहा है। तो इसी में t बराबर 2 रख देंगे। तो जैसे ही t बराबर 2 रखेंगे तो dy/dx बराबर, यहाँ 2 रखिए तो 4 दूनी 8 - 2 6 हो जाएगा, और यहाँ 2 रखिए तो 2 दूनी 4 धन 3 7, 6/7 इसका आंसर आ रहा है। ये जो है 6/7 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस वक्र का इस बिंदु पर dy/dx निकल के आ गया। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो 2-2 अंक वाले जो प्रश्न हैं, उसमें जो है क्वेश्चन 2-2 अंक वाले इसको कराए जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग वीडियो को रोक करके आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए प्रश्न नंबर 3 और 4 जो पेपर में होते हैं, उसका जो क वाला क्वेश्चन है, एक वक्र दिया है, वक्र ay² = x³ के बिंदु am² am³ पर प्रवणता ज्ञात कीजिए। इस वक्र पे इस बिंदु पर प्रवणता ज्ञात करना है, यानी कि स्पर्शी की प्रवणता निकालना है। तो सबसे पहले इसका अवकलन कर लिया जाए। जैसे इसका अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो 2 पहले आगे आ जाएगा, तो 2ay, फिर y का dy/dx = x³ का 3x², तो dy/dx = 3x² / 2ay। अब इसमें जो बिंदु दिया है, बिंदु को रख देते हैं इसमें xy की जगह, बिंदु am², am³ पर प्रवणता, तो प्रवणता dy/dx, इसी को हम m से भी दिखाते हैं, m बराबर भी कह सकते हैं। तो 3 और x के स्थान पर am² रख दीजिए, तो am² का स्क्वायर बटे 2a, y की जगह am³ बराबर 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो a² m⁴ बटे 2a² m⁴। तो यहाँ से a² कैंसिल और m³ m⁴ से कैंसिल करेंगे तो m ऊपर बचेगा, तो यानी 3m/2, 3m/2, ये इसका प्रवणता आ गया आंसर। तो ये 2 नंबर का प्रश्न है। अब इसके बाद जो और क्वेश्चन बचा हुआ है, 3 प्रश्न और है, ये वर्धमान और ह्रासमान पर क्वेश्चन आधारित है। तो वर्धमान और ह्रासमान वाले जो क्वेश्चन है उसको कर लेंगे, लेकिन उससे पहले जो आपको मैंने सिलेबस लिखवाया है उसमें जो दूसरा पॉइंट है कि दूसरा पॉइंट मैंने लिखवाया था कि राशियों में परिवर्तन की दर क्या होता है। राशियों में परिवर्तन की दर किसे कहते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। तो देखिए इसका जो दूसरा पॉइंट है, राशियों में परिवर्तन की दर, ये क्या होता है, इसका मतलब समझेंगे। राशियों में परिवर्तन की दर, जैसे मान लीजिए y बराबर fx एक फलन है जिसमें x जो है चर, स्वतंत्र चर है। तो इस x के मान में जब हम वृद्धि करते हैं तो उसके हिसाब से y में भी वृद्धि होती है, यानी परिवर्तन होता है। वृद्धि कहिए चाहे कमी कहिए, परिवर्तन होता है। तो जब x के मान में परिवर्तन करेंगे तो y में भी परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे परिवर्तन की दर जब पूछे तो इसका अवकलन किया जाता है। तो जैसे इसका अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो dy/dx प्राप्त होगा, और इस dy/dx के अवकलन में जो फलन में x चर है उसमें किसी बिंदु x बराबर x0 पर जो ये मान प्राप्त होता है, ये जो मान प्राप्त होगा इसी को कहा जाता है y का x के सापेक्ष परिवर्तन की दर x = x0 पर। ये क्या कहलाता है, फलन y का x के सापेक्ष
परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर x बराबर x0 पर, यानी जो स्वतंत्र चर x है उस पे जो x का मान मैंने x0 ले लिया, उसको जब रख करके जो y में y का s के सापेक्ष परिवर्तन की दर होता है वो यही dy बाई dx अवकलन करके निकाला जाता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूं। एग्जाम्पल में मान लीजिए एक वृत्त है, एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या जो r है इसमें परिवर्तन हो रहा है, त्रिज्या में जो परिवर्तन की जो दर है। अब यहां एक चीज और समझिए, जब त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है तो उसमें कुछ समय लगेगा, तो इस r में परिवर्तन की दर समय t, जो t होता है उसके सापेक्ष परिवर्तन की दर dr बाई dt, अगर ये दिया है 3 सेमी पर सेकेंड, यानी 3 सेंटीमीटर 1 सेकेंड की दर से इसकी त्रिज्या में जब वृद्धि हो रहा है, तो बताइए कि इसके क्षेत्रफल में किस दर से वृद्धि होगा जब त्रिज्या r बराबर 5 सेमी हो। अब देखिए x बराबर x0 की जगह r बराबर 5 दिया हुआ है, तो यहां पे केवल राशि बदला हुआ है, जहां x था वहां पे r आया हुआ है। तो अब इस r का t के सापेक्ष जो परिवर्तन की दर तो दिया है, अब इसके त्रिज्या में परिवर्तन की दर दिया है, अब इसके क्षेत्रफल में, यानी जो इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा वो किस दर से बढ़ेगा। तो मान लेते हैं जो वृत्त का क्षेत्रफल है a है, और वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, तो इस क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर तो dA अपान dt लिखेंगे, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष t के सापेक्ष dA बाई dt, और ये हो जाएगा बराबर, इसका अवकलन पहले r के सापेक्ष 2 आगे आ जाएगा 2 पाई r dr बाई dt, t के सापेक्ष करेंगे इसको। अब इसमें r का मान देखिए 5 सेमी ये दिया रहेगा, जो भी दिया रहे उसको रख देंगे, और dr बाई dt भी दिया है उसको भी रख देंगे, तो 2 पाई r का मान 5 है और dr बाई dt का मान 3 रख देंगे। अब तो यहां से देखिए कितना आ रहा है, 5 × 15 दूना 30, 30 पाई सेमी स्क्वायर पर सेकेंड, ये जो है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आ रहा है 30 पाई पर सेमी स्क्वायर, 30 पाई सेमी स्क्वायर 1 सेकेंड में परिवर्तन, इस दर से क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जहां मैंने वृत्त लिया वहां कोई गुब्बारा है, अब गुब्बारे की जो त्रिज्या है, अगर उसकी त्रिज्या में कुछ परिवर्तन की दर मान लीजिए 4 सेमी पर सेकेंड दिया है, तो जैसे ही उसको आप फुलाओगे तो उसके आयतन में परिवर्तन की दर होगा। तो गुब्बारे का आयतन, गुब्बारा गोला अगर है तो गुब्बारे का आयतन मतलब गोले का आयतन लगाएंगे 4/3 पाई आर क्यूब, फिर उसका अवकलन टी के सापेक्ष करेंगे। तो जैसे मैंने इसको समझाया, ये क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है, उसी तरह से गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन की दर उसको भी निकाल सकते हैं। और भी इस तरह से क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे आयत है, आयत की लंबाई और चौड़ाई जो एक्स वाई मान लेंगे, तो उसमें जो परिवर्तन की दर दिया रहे तब उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन की दर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें जो है इस पे बनते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को 2024 के सेट जितने भी हैं उन सब में कोई क्वेश्चन इस तरह का पूछा नहीं है, और मैं आपको यहाँ पर 2024 का ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो इसलिए ये मैं कभी और बताऊंगा, पूरा डिटेल में समझा दूंगा। तो फिलहाल आपको जो है इसमें वही क्वेश्चन करने हैं जो कि इसमें दिए गए हैं। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर 3, वर्धमान और ह्रासमान फलन क्या होता है। वर्धमान और ह्रासमान फलन, तो देखिए वर्धमान और ह्रासमान फलन कैसा होता है और इसकी परिभाषा क्या है, और ये कब पता चलता है कि वर्धमान है और ह्रासमान है। तो सबसे पहले वर्धमान फलन क्या होता है। वर्धमान फलन, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन, कोई फलन y बराबर fx अगर दिया हुआ हो, एक फलन y बराबर fx जो है वो किसी अंतराल में वर्धमान फलन कहलाता है। कब कहलाता है यही इसको समझना है। कोई फलन y बराबर fx अंतराल i में वर्धमान फलन कहलाता है। वर्धमान फलन कहलाता है यदि x1 लेस देन x2, तब सभी x1, x2 बिलोंग्स टू i के लिए
के लिए f(x1) लेस देन इक्वल टू f(x2) हो। तो देखिए, कोई फलन y बराबर fx अंतराल i में वर्धमान फलन कब कहलाता है? जब उस i का दो संख्या x1 और x2, x1 छोटा है x2 बड़ा है, वो अगर हम फलन में रख दें, जो फलन है इसमें रख दें, तो fx1 छोटा हो किससे? fx2 से। fx1 लेस देन इक्वल टू fx2, यानी फलन का मान जो है वो देख रहे हैं कि बढ़ रहा है। जब x1 से x2 यानी छोटा से बड़ा रख रहे हैं तो फलन का मान भी छोटे से बड़े मान की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसे में ये फलन इस अंतराल में वर्धमान फलन कहलाएगा। इसका ग्राफ समझिए, इसका ग्राफ देखिए ऐसे बनेगा, जैसे ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। x का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे फलन का मान भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये ऐसे जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे x के मान को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है? फलन का मान जो है पहले इतना था, फिर इतना था, फिर इतना बढ़ता जा रहा है। तो ये वर्धमान फलन कहलाता है। यहाँ पे देखिए इक्वल का भी निशान है। इक्वल का निशान का मतलब इस दोनों बिंदुओं पर x1 x2 पर फलन का मान बराबर है। यानी यहाँ से आप देख रहे हैं इनके बीच में फलन का जो मान है वो बराबर बराबर है। fx1 जो है वही fx2 एक बराबर है। यानी फलन का मान x1 से x2 बढ़ा रहे हैं तो वो बढ़ भी रहा है और कहीं कहीं रुका भी है, मतलब बराबर भी है, दोनों मान आपस में बराबर भी है, फिर उसके बाद बढ़ रहा है। तो ऐसे फलन को कहा जाता है वर्धमान फलन। और इसका सेकंड है निरंतर वर्धमान फलन। निरंतर वर्धमान फलन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? जब फलन में x1 x2 जब हम इसमें रखें वो लगातार निरंतर बढ़ता जाए, यानी ये जो इक्वल का निशान है ये नहीं रहता है, बाकी सारा परिभाषा वही रहेगा। फलन जो है y बराबर fx है, अंतराल i भी वही है। x1 लेस देन x2 अगर है, x1 लेस देन x2 और फलन में जब रख रहे हैं तो fx1 लेस देन fx2 आए, इसमें इक्वल का निशान नहीं है, तो ये फलन कहलाता है निरंतर वर्धमान, लगातार ये बढ़ रहा है। तो इसका जो ग्राफ होगा, मान लेते हैं ये x अक्ष है, पर ये जो फलन मैं बना रहा हूं इसका ग्राफ ऐसे जा रहा है, मतलब ये कंटिन्यू क्या है, ये देखिए धीरे 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 बढ़ता ही जा रहा है, लगातार ये बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए ये फलन जो है वर्धमान फलन कहलाएगा, निरंतर वर्धमान कहलाएगा। और वर्धमान में क्या है कि बढ़ तो रहा ही है, कहीं कहीं स्थिर है, कांस्टेंट है, उसके बाद फिर बढ़ रहा है। इसमें कंटिन्यू बढ़ रहा है, मतलब निरंतर वर्धमान इसको बोलते हैं। इसके बाद जानते हैं ह्रासमान फलन क्या होता है। नंबर 3, ह्रासमान फलन डिक्रीजिंग फंक्शन। कोई फलन y बराबर fx अंतराल i में ह्रासमान फलन कहलाता है। ह्रासमान फलन कहलाता है यदि x1 लेस देन x2 हो, तब सभी x1 कामा x2 बिलोंग्स टू i के लिए fx1 ग्रेटर आर इक्वल टू fx2 ये हो। अब यहां पे देखिए जो फलन है उसमें जब हम x1 लेस देन x2, जो x1 x2 है, जब मैं इसमें रख रहा हूं फलन में, तो फलन का मान बढ़ने के बाद घट गया, यानी x1 का मान x2 का मान बढ़ रहा है, x1 का मान x2 की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन फलन का मान घट रहा है, क्योंकि fx1 जो शुरू में पहले x1 था। इसका ग्राफ देखिए ऐसे समझिए, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, इसका जो ग्राफ है वो ऐसे है, मतलब कि सबसे पहले x1, उसके बाद x2,
x1 छोटा है x2 बड़ा है, x1 छोटा है x2 बड़ा है, लेकिन फलन का मान देखिए, पहले फलन का मान x1 पर fx1 ये बड़ा है, लेकिन x2 पर फलन का मान fx2 जो है छोटा हो गया। यानी जैसे जैसे x1 x2 का मान धीरे 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 x अक्ष पर बढ़ा रहे हैं, लेकिन फलन का मान कम होता जाए, तो इस स्थिति में वो फलन ह्रासमान फलन कहलाता है। और इसमें कहीं किसी न किसी पर ये कॉन्टिन्यूअस रुका रहता है, फलन का मान बराबर भी रहता है, उसके बाद फिर घट रहा है, तो ये ह्रासमान फलन कहलाता है। और इसी में निरंतर ह्रासमान क्या हो जाएगा, निरंतर ह्रासमान फलन। निरंतर ह्रासमान फलन में क्या होता है, जो अंतराल i है उसमें x1 लेस देन x2 है, लेकिन फलन में जब रख रहे हैं तो fx1 ग्रेटर देन fx2 हो, यानी x1 का मान, फलन का मान जो fx1 है वो कॉन्टिन्यूअस जो है घट रहा है, तो इस तरह में लगातार जब घटता है तो उसे हम कहते हैं निरंतर ह्रासमान फलन। चीजें वही रहती है, बस इक्वल का निशान यहां से हटा देंगे तो वो निरंतर ह्रासमान फलन कहलाएगा। अब हम कोई भी फलन को किसी भी अंतराल में कैसे चेक करते हैं कि वह फलन वर्धमान है कि ह्रासमान है, इसको हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन की जांच कैसे करते हैं। तो मान लीजिए कोई फलन है, माना फलन fx अंतराल AB में सतत और अंतराल a, b में अवकलनीय है, तब एक फलन है fx, ये बंद अंतराल में सतत यानी कॉन्टिन्यूअस है, और ओपन इंटरवल खुला अंतराल में ये अवकलनीय है, तब ये फलन वर्धमान कब होगा। पहला, अंतराल a, b में fx वर्धमान होगा यदि f डैश x ग्रेटर देन 0 प्रत्येक x बिलोंग्स टू a, b। ठीक है, यहाँ पे जो फलन है वो अंतराल a b में वर्धमान होगा जब हर x के लिए f डैश x का मान 0 से बड़ा हो। अब वो x कैसा है, उस अंतराल खुला अंतराल a b के बीच का कोई x का मान है जिस पर फलन के अवकलन का मान पॉजिटिव हो, 0 से बड़ा हो, तो वो फलन उस अंतराल में क्या होगा, वर्धमान होगा। नंबर टू है अंतराल a b में fx ह्रासमान होगा यदि f डैश x लेस देन 0 प्रत्येक x बिलोंग्स टू a b, यानी इस अंतराल में जो x का मान है उस पर फलन के अवकलन का मान 0 से छोटा यानी निगेटिव आए, तो हम कहते हैं कि उस अंतराल में फलन क्या है, ह्रासमान है। तो ये जो दो कंडीशन मैंने आपको बताया, इसी पे क्वेश्चन चलेगा, इसी पे मैं आपको क्वेश्चन, बोर्ड का जो क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में, इसी नियम पर समझेंगे। जो फलन दिया रहेगा सबसे पहले उसका अवकलन कर लेंगे, और अवकलन करने के बाद हम x के मान को निकालेंगे, और x के मान से हम लोग अंतराल बनाएंगे। जब अंतराल मालूम हो जाएगा तब हम इन कंडीशन को रख करके अंतराल चेक करेंगे कि किस अंतराल में फलन वर्धमान है, किस में ह्रासमान है, वही चीज इसमें चेक करेंगे। तो आइए अब इस पर आधारित क्वेश्चन को, बोर्ड के क्वेश्चन को देखा जाएगा, तब आपको क्लियर होगा। तो देखिए एक क्वेश्चन आया है, ये दिया हुआ है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें fx बराबर x² माइनस 4x प्लस 6 से प्रदत्त फलन पहला वर्धमान है, दूसरा ह्रासमान है। मतलब कि हमें दो कंडीशन में, जब फलन वर्धमान है तो कौन से अंतराल में है, और दूसरा जब फलन ह्रासमान है तो कौन से अंतराल में है, अंतराल यहाँ पे ज्ञात करना है। फलन दिया हुआ है, फलन fx बराबर दिया है x² माइनस 4x प्लस 6। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले इस फलन का अवकलन करिए।
तो फलन का अवकलन एफ डैश एक्स बराबर, इसका अवकलन होगा 2x माइनस 4, 6 का 0 हो जाएगा। इसको 0 के बराबर रखिए, एफ डैश एक्स बराबर 0 रखिए, तो ये 2x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा एफ डैश एक्स का मान। तो यहाँ से 2x बराबर 4, तो x बराबर 4/2, 2 दूनी 4, x बराबर 2 आया। जो हमारा अंतराल है वो पूरे वास्तविक संख्या को देखेंगे। पूरा जो वास्तविक संख्या होता है वो माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट तक फैला रहता है, और इसी के बीच में कहीं पॉइंट x बराबर 2 होगा। अब ये x बराबर 2 पर ये हमारा दो अंतराल बनेगा, एक तो माइनस इन्फानाइट से 2 तक और फिर 2 से प्लस इन्फानाइट तक। तो जो हमें यहाँ अंतराल कुल प्राप्त हो रहे हैं वो 2 ठो है, माइनस इन्फानाइट से 2 और 2 से प्लस इन्फानाइट तक। इन्फानाइट की तरफ हमेशा खुला अंतराल ओपन छोटा कोष्टक लगाते हैं। तो ये दो अंतराल है, इन दोनों अंतराल में चेक करेंगे कि किसमें वर्धमान है किसमें ह्रासमान है। तो ये पता करने के लिए एक हम टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनाएंगे? टेबल में एक तरफ अंतराल दिखाएंगे, अंतराल, उसके बाद उस अंतराल में बिंदु, कोई बिंदु रखेंगे। बिंदु रखने के बाद ये पता चलेगा कि उसका चिन्ह कैसा आ रहा है। चिन्ह या डैश एक्स का चिन्ह यहां लिख देते हैं, या डैश एक्स का चिन्ह, और उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि वर्धमान है कि ह्रासमान है। तो पहला अंतराल देखिए, माइनस इन्फानाइट कामा 2। माइनस इन्फानाइट कामा 2 अंतराल में चेक करना है कि फलन वर्धमान है कि ह्रासमान है। उसके लिए इनके बीच का कोई एक बिंदु ले लीजिए, यानी कि माइनस इन्फानाइट से 2 के बीच में कोई ऐसा x का मान ले लीजिए जो इसके बीच का हो, और उसे हम एफ डैश एक्स में रखेंगे। तो कोई बिंदु इसके बीच का क्या ले सकते हैं? 2 से पहले 1 ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो, कोई भी आप लेकर के रख लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे x बराबर 0 ले लेता हूँ, जो कि इसके बीच में है, x बराबर 0। तो एफ डैश एक्स जो आप निकाले हैं, एफ डैश एक्स ये इसी में रख के चेक करना है। तो एफ डैश एक्स बराबर, इसमें जैसे ही 0 रखेंगे तो कितना आएगा? -4 आएगा, और -4 क्या है? 0 से छोटा है, यानी निगेटिव आ रहा है। निगेटिव आने का मतलब मैंने बताया था कि जब एफ डैश एक्स 0 से छोटा आता है तो फलन ह्रासमान होता है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है? ये ह्रासमान, इस अंतराल में फलन ह्रासमान है। दूसरा है 2 कामा इन्फानाइट। 2 कामा इन्फानाइट, आगे वाले अंतराल में कोई भी एक बिंदु ले लीजिए, x बराबर 3 ले लीजिए, 2 से आगे 3 मिलेगा आपको। तो जैसे ही 3 इसमें रखेंगे तो एफ डैश एक्स बराबर 2/6 माइनस 4 बराबर 2। 2 यानी क्या है? पॉजिटिव है, यानी कि ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मिलता है, तो इसका मतलब कि इस अंतराल में फलन जो है वर्धमान है। ये क्या है? वर्धमान है। तो इस तरह से ये क्लियर हो गया कि किस अंतराल में फलन वर्धमान है और किस अंतराल में फलन ह्रासमान है। तो यहां लिख देते हैं पहला अंतराल 2 कामा इन्फानाइट में यफ वर्धमान है, और दूसरा अंतराल माइनस इन्फानाइट कामा 2 में यफ क्या है? ह्रासमान है, यफ ह्रासमान है। बस यही अंतराल ही क्लियर करना था इसमें, ठीक है। ये इसका क वाला क्वेश्चन है। अब इसके आगे देखते हैं और भी प्रश्न। तो बच्चे देखिए, अगला क्वेश्चन है, वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन एफ एक्स बराबर 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 वर्धमान है। वर्धमान ज्ञात करना है, किस अंतराल में है वो। तो यहाँ पे फलन दिया है एफ एक्स बराबर है 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। तो सबसे पहले इसका अवकलन करते हैं। जब अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स बराबर, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 2/6x माइनस 36, x का तो 1 हो जाएगा, 7 का 0। अब एफ डैश एक्स बराबर 0 रखिए, तो इसको 0 रखेंगे तो 6 कामन ले लीजिए,
6 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से 6, अब इसका गुणनखंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0। तो x कामन x माइनस 3 प्लस 2 कामन x माइनस 3 बराबर 0। तो 6x माइनस 3 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x के मान को निकाल सकते हैं। तो x का मान क्या क्या आ सकता है? x माइनस 3 को जब 0 बनाना है तो x बराबर 3 लेंगे, इसको 0 बनाना है x प्लस 2 बराबर 0 को करेंगे तो x बराबर माइनस 2 आएगा। यहाँ पे 2x के मान 2 ठो आ रहे हैं। अब इससे हम लोग खींच लेते हैं संख्या रेखा पर, यानी जो पूरा वास्तविक संख्या है उस पे इन बिंदुओं को चिन्हित कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट तक, पहले इधर 0 से पहले बात, अगर यहाँ 0 है तो इससे पहले माइनस 2 आएगा, और जो 3 है वो 0 के इधर आएगा, 3 ले लीजिए। तो अब देखिए माइनस 2 3 मैंने दिखा दिया है। तो देखिए ये क्या, कितने अंतराल बन रहे हैं? एक अंतराल ये बन रहा है, दूसरा अंतराल ये है, तीसरा अंतराल ये है। तो कुल 3 अंतराल प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पे जो इंटरवल है वो माइनस इन्फानाइट से -2, फिर -2 से 3 और 3 से प्लस इन्फानाइट। अब इन अंतराल में चेक करना है कि वर्धमान कहाँ कहाँ है। तो इसके लिए टेबल बना सकते हैं। एक तरफ अंतराल यहाँ पे लेंगे, और उसके बाद अंतराल का कोई बिंदु ले लेंगे। उसके बाद एफ डैश एक्स का जो मान आएगा, या मान कहिए चाहे चिन्ह कहिए, तो पहला अंतराल माइनस इन्फानाइट कामा -2, माइनस इन्फानाइट कामा -2 इधर बंद रखेंगे। तो इसमें कोई बिंदु -2 से पहले -3 आएगा, तो x बराबर -3 इसको रखना है एफ डैश एक्स में। एफ डैश एक्स जो है, जो निकाले हैं यही है, जो एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स बराबर, जो मैंने ये पूरा गुणनखंड किया है इसमें रखिए 6 ब्रैकेट में x माइनस 3 x प्लस 2, इसमें रखना ज़्यादा आसान है x का मान। तो जैसे ही इसमें x का मान रखेंगे -3, तो 6 एफ डैश एक्स बराबर क्या आएगा? 6 गुणे -3 -6 गुणे -3 प्लस 2 -1। तो जैसे ही पूरा गुणा करेंगे तो 36, यानी क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 0, यानी इस अंतराल में फलन वर्धमान होगा। ठीक है, इसमें वर्धमान आ रहा है क्योंकि ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव आ रहा है ये। दूसरा अंतराल है -2 से 3 के बीच में। -2 से 3 के बीच में क्या रख सकते हैं? -2 से 3 के बीच में 0 आएगा, 0 ही ले लो। 0 जब रखेंगे इसमें तो ये सब 0 हो जाएंगे। ये जैसे ही रखेंगे यहाँ पर ये 0 -36 आएगा। एफ डैश एक्स बराबर -36, यानी लेस देन 0 आ रहा है, माइनस आ रहा है। इसका मतलब कि फलन ह्रासमान है। इस अंतराल में फलन ह्रासमान है। अगला है 3 कामा इन्फानाइट। 3 कामा इन्फानाइट ले लेते हैं। 3 से इन्फानाइट के बीच में 4, x बराबर 4 लेकर के इसमें रखा जाए तो 6 एफ डैश एक्स बराबर 6, 4 - 3 1 होगा, 4 प्लस 2 6, यानी कुल मिला के 36। जब 4 रख रहे हैं तो क्या आ रहा है? 6 गुणे 4 - 3 1, 4 धन 2 6, 36 पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी इस अंतराल में भी फलन क्या है? वर्धमान है। देखिए, जो आप बिंदु ले रहे हैं अंतराल में, कोई भी बिंदु आप ले लीजिएगा, इनके बीच में बस होना चाहिए। अगर ये अंतराल ले रहे हैं तो इसमें भी कोई भी बिंदु ले लीजिएगा, जरूरी नहीं है कि 0 ही लें, कोई भी ले सकते हैं, इसमें भी आप कोई भी ले सकते हैं। तो आपको ये हमेशा इस अंतराल में पॉजिटिव मिलेगा, इस अंतराल में निगेटिव मिलेगा, इस अंतराल में पॉजिटिव ही मिलेगा। कोई भी बिंदु लेकर के आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ से पता चल रहा है कि किस किस अंतराल में फलन जो है वर्धमान है। तो ये अंतराल और ये अंतराल दोनों में वर्धमान दिख रहा है। तो इसलिए
अंतराल माइनस इनफाइनाइट माइनस 2 यूनियन मतलब ये मिला लेंगे 3 कामा इनफाइनाइट में यफ वर्धमान है, यफ जो है क्या है, वर्धमान है। यही इसमें चेक करना था, अंतराल ज्ञात करना था, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस तीसरे चौथे क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए इसका क्वेश्चन अगला लास्ट है, ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1,2 में फलन f(x) बराबर x² प्लस ax प्लस 1 से प्रदत्त फलन वर्धमान है। ए का न्यूनतम मान ज्ञात करना है, ए का न्यूनतम मान, और किस अंतराल में ए का न्यूनतम मान जो ज्ञात करना है वो अंतराल 1,2 में फलन f(x) बराबर x² प्लस ax प्लस 1 में वर्धमान है, ठीक है। तो कैसे इसको निकालेंगे, पहले इस फलन का अवकलन कर लीजिए। f(x) का अवकलन f' बराबर 2x प्लस a आएगा, x² का 2x प्लस a, ये तो 0 हो जाएगा। अब यहां से f' ग्रेटर देन 0 लेंगे क्योंकि फलन वर्धमान है, तो ग्रेटर देन 0 से 2x प्लस a ग्रेटर देन 0, तो यहां से 2x ग्रेटर देन माइनस a, x ग्रेटर देन माइनस a अपान 2। अब यहां पर जो कंडीशन आया हुआ है इसमें आपको a का न्यूनतम मान ज्ञात करना है, तो a के न्यूनतम मान के लिए x क्या रख सकते हैं, तो जो अंतराल दिया है जिसमें ये वर्धमान है वो अंतराल 1,2 दिया हुआ है। तो जब भी आप रखेंगे 1 से ज्यादा रखेंगे, तो 1 से ज्यादा रखेंगे x का मान, तो यहाँ पे x बराबर 1 रख दो। a का न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए इसका न्यूनतम 1 रख देंगे, x बराबर 1। तो 1 जैसे ही रखेंगे तो माइनस a/2 के बराबर, तो माइनस a बराबर 2, तो a बराबर -2 प्राप्त हो रहा है। यानी जैसे ही a का मान यहाँ -2 रखोगे तो माइनस कैंसिल होके 2/2 जो आएगा वो 1 आएगा, यानी x जो है वो कैसा है, 1 से ज्यादा है। x का मान 1 से ज्यादा होना भी चाहिए क्योंकि जो यहाँ अंतराल दिया है वो उसकी शुरुआत 1 से 2 के बीच में होना चाहिए। तो 1 से ज्यादा जब रखेंगे तो फलन वर्धमान होगा, तो उस स्थिति में हम x के मान को जब 1 के बराबर रखेंगे तो a का न्यूनतम मान a बराबर -2 आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की जो 2-2 अंक वाले प्रश्न है ये मैंने पूरा करा दिया है। अब इसके बाद जो है कि क्वेश्चन नंबर 5-6 जो कि 5-5 अंक का है, और 7-8-9 8-8 अंक के जो प्रश्न है उसको नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। तो इसमें आप लोग जो है यहाँ तक वर्धमान फलन, ह्रासमान फलन क्या होता है उस पर मैंने क्वेश्चन करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उसके आगे का टॉपिक, आगे का क्वेश्चन उसको देखेंगे। थैंक यू।